पार्टी गाने मार गई जिससे जान का तो आते आते रहे और निगाहों के दिल बनाते रहे। भैया उठा लिए रहे हम भौजी पकड़ के सुबह आवत रहे। सारेदार नहीं पहचाना है मैं आपको नहीं पहचाना। बाबूजी आप लोग एक लड़की के डाकू के रूप में देख के बड़े हैरत में होंगे कि लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है। मैं कोई गैर नहीं हूँ, वही अंजलि अमरपाल की बेटी हूँ। दीपावली का त्योहार था, घर में बाबूजी और मेरी माता त्योहार मना रहे थे। मेरी बहन आती खेतों में चारा काटने गई थी, मैं अनिल भैया के साथ खेत में दीपक जलाने गई थी। जैसे खेत से दीपक जलाकर घर पे आई, एक तरफ मेरी बाबूजी की लाश, एक तरफ मेरी माँ की लाश। लाश पे हम भाई बहन गिर के रोने लगे कि मेरी माँ बाप को कौन मार डाला। इतने पे मेरे ही गांव का रहने वाला आधी गाली बधा मेरी माँ बाप को मारे। उसकी बीबी आशा परवला न जाने कौन सी ऐसी दवाई ली थी हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी से फेंकवा दी। जब उस जंगल में मुझे होश आया, मैं बहुत रोई। एक रात मैंने उसी जंगल में गुजार दी। मेरी आवाज को कोई वहां पर सुनने वाला नहीं था। बाबू उसी जंगल के रास्ते में बैठ के रो रही थी। उसी रास्ते से डाकू मंगल जा रहा था। डाकू मंगल आया मेरे पास और मुझे उठाने गया अपने अड्डे पे। जब मैं अपनी सारी कहानी बताई तो डाकू मंगल बोले कि बेटी, अगर अपने माँ बाप को खातिर को मारना चाहती, आज से तुझे बंदूक का भाला उठाना होगा। अंजलि से तेरा नाम डाकू शेरनी, डाकू शेरनी, डाकू शेरनी। अंचल किया चुनवा तूने याद बढ़ा दिया, तेरे कर्मों ने मुझे डाकू बना दिया। कायर बाप की कायर औलाद, खाए हूं कसम अपने मरे हुए माँ बाप की।
अगर तेरी हवेली को शमशान न बना दी तो मेरा नाम डाकू शेरनी नहीं। जिस तरीके से तूने मुझे खून की आंसू रुलाया है, जब तक तुझे मैं जान से नहीं मार दूंगी मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगा। अर्जुनवा के घर का रास्ता तुम बताओगे, कहाँ रहता है, कहाँ सोता है, कहाँ खाता है। चलिए सरदार जी। मैं काफी दूर से आ रहा, थका हूँ, आराम करना चाहता हूँ। कोई मिलने के लिए आए बोल देना, अंदर बैठिए। ठीक होगा। और किसी देख मुझे चंगाल खाई हसीना। अर्जुनवा, तेरा खेल खत्म हो गया कुत्ते। भागना चाहता है आज डाकू शेरनी, तेरी मौत। डाकू शेरनी, ये बता तू कौन, तेरा क्या नाम है, तू कहाँ की रहने वाली है? नहीं पहचाना है? नहीं पहचान पाया। वही अमरपाल की बेटी हूँ। खास दीपावली के दिन मेरे घर में तूने मेरे माँ बाप को घुस कर मारा था। आज कुत्ते वो मौत तुझे दूंगी, क्यों देखने वाले को रूठ आ जाएगा। शेरनी, तू मेरी मौत बनकर आई है, लेकिन शेरनी ये मेरी हवेली है, आने जाने का रास्ता मुझे मालूम है, तुझे बिल्कुल नहीं। तेरी हवेली के चारों तरफ डाकू शेरनी का पहरा लगा है तेरी माँ ने दूध पिलाई, भाग के देख मुझसे आज। लेकिन मैं तुझे पहाड़ पर से नीचे फेंक दिया, कैसे बच गई? अरे बचाने वाला वही लौड़ा सरदार है मंगल, जो जंगल में रहता है। जो जंगल में रहता है। अर्जुनवा, आज तुझे तेरा खेल यही पे खत्म कर दूंगी। शेरनी, चप्पे चप्पे की पुलिस तेरी तलाश में है, मेरी तलाश में बातें ही गोली मार दी। पुलिस को क्या नहीं है, विश्वास नहीं है, नजर भाग देखो, पुलिस वाले आ रहे हैं। अरे ये कुत्ते, तूने मुझे चकमा दे दिया है ना, भाग, मेरी गोली के रफ्तार से ज्यादा तू नहीं भागेगा। अरे ये कुत्ते, गोली। तूने जो मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है कुत्ते, है मेरा
कहानी क्या साथियों, मेरी शरीफ पर वर्दी देखकर आप लोग हैरत में होंगे, आप सोचते ही होंगे तो अमरपाल का बेटा अनिल है अचानक पुलिस वाला। तो साथियों, एक गरीब किसान का बेटा पुलिस वाला हो गया है। बहुत दिन की बात है बाबू, बहुत दिन की बात। त्योहार था होली का, लोग खुशियां मना रहे थे, चारों तरफ दीपक जल रहे थे, लेकिन मेरे घर में मेरे ही गांव का प्रधान अर्जुन, उसकी औरत सरेआम मैं और मेरी बहन अंजलि जब खेत से दीपक जला के घर आए तो देखता हूँ एक तरफ मेरी माँ की लाश, एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश। माँ बाप की लाश पर गिर के भाई बहन रोने लगे। सोचा यही भगवान कि आप त्योहार के दिन मेरे माँ बाप को कौन मार डाला। अभी मेरी नजर अर्जुनवा पे पड़ी। बाबू अर्जुनवा दोनों प्राणी मेरे दरवाजे पर छुप के खड़े थे। गुस्से में आ गया, था तो बच्चा, लेकिन दौड़कर उसके गिरेबान पर हाथ लगा दिया। मैंने कहा साले, तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। इतने अर्जुनवा और उसकी औरत मुझे और मेरी अंजलि को बहुत मारे। मैंने कहा साले, मैं तेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा हूँ, पुलिस को ले आऊंगा। अर्जुनवा ना जाने कौन सी ऐसी नशीली चीज ली थी, वहीं सुबह कर बेहोश कर दिया। अब तो मुझे होता हो तो मैं अपने आप को पहाड़ी पर घने जंगल में पाता हूँ। वही रोने लगा भगवान की मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी संजोग से उसी रास्ते पुलिस कमिश्नर शिवाकांत की गाड़ी जा रही थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर कमिश्नर साहब ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा दिए और स्वयं गाड़ी से उतरकर मेरे पास आए। कहने लगी कि बेटा क्या नाम है, कहाँ रहने वाले हो मुन्ना, इस जंगल में अकेले क्यों रो रहे हो। मैंने कमिश्नर साहब को अपनी सारी कहानी बताया। बाबू मेरी कहानी सुनकर उनको दया गई। कहने लगे कि चल बेटा आज तक तू मेरे साथ रहेगा। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने निवास पर लिवा गए। अब जब उनके निवास पर जाता हूँ तो पूरा परिवार, पूरी फैमिली रहती है। उनकी मैडम जी जब देखी तो खुश हो गई। कहने लगी साहब इस बच्चे को अपने पास रख लीजिए। उसी दिन से मैं उनके यहाँ रहने लगा। बाबू छोटा मोटा काम भी करने लगा। तो मैं पहले सीखा और अच्छी मेरी तालीम हुई उनके यहाँ। साथियों उसी वक्त यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था। कमिश्नर कहने लगी बेटा फार्म भर दे, हो सकता है मुकद्दर चमक जाए। मैंने फार्म भर दिया, लेटर आ गया, पेपर दिया, फेस्टिवल हुआ, इंटरव्यू, साक्षात्कार, यानी सारी क्रिया मैंने पूरी की। 9 महीना ट्रेनिंग पूरी हुई और नतीजा आप लोग सामने है कि एक गरीब किसान का बेटा इस पद पर नियुक्त है। साथियों जब तिरंगे के नीचे मैं कसम खाया कि साथ का पुजारी हुई इंसाफ करूंगा, अगर मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। उसी दिन मैं ठान लिया कि अर्जुनवा साले, तूने मेरे माँ बाप को मारा है, जब तक कानून के तहत तुझे सजा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी पहली पोस्टिंग आगरे में थी और आगरे से हटा करके इलाहाबाद कर दिया गया। अब इलाहाबाद से भी मेरा ट्रांसफर हो गया है अकबर थाने में। अकबर थाने में ट्रांसफर इसलिए हुआ बाबू, वहाँ डाकुओं का आतंक मचा हुआ है और एक डाकू शेरनी तो पूरी इलाके को हिला के रख दी है। उसी डाकू शेरनी को अरेस्ट करने के लिए भेजा जा रहा है मुझे, और मैं भी वादा किया हूँ कि जब तक डाकू शेरनी का आतंक खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों अब मैं चल रहा हूँ अकबरपुर थाने में, देखता हूँ मेरे स्टाफ के कौन कौन अधिकारी कर्मचारी तैनात है वहाँ पर। मेरा दोस्त है अजय, तो बुलाता हूँ, उसके बाद अभी आज ही तैयारी करना। देखो भाई इलाहाबाद से मेरा ट्रांसफर हो गया अकबरपुर जा रहा हूँ। अगर देरी याद आए तो फोन करके हाल चाल ले लिया करो, ठीक है। अरे मोर भैया जरूर, आप जाता है देश की सेवा करिए भैया। जी, जी, पर देश की सेवा भैया आप जानता है हाँ। कि 14 अप्रैल बाबा साहब को जयंती मनाया जाता है भैया। हाँ आज 26/2027 तक सब मनाते पूरा अप्रैल 27 अप्रैल को। हाँ भैया सुनाए जब बाबा साहब के बद्दू लाइन भाई, बद्दू लाइन। कोई बात नहीं है, सुना बाबू सही बात। जहाँ इतना गौतम परिवार इकट्ठा हो और इस महापुरुष की जयंती हो, चर्चा न हो तो बेईमानी होती है मेरे दोस्त। हाँ हाँ भैया साथियों, कहा नहीं बस ऐसे पूरा सुनाई दिया कि और साथियों महापुरुष कलम में बड़ी ताकत होती है बाबू। ये महापुरुष कलम को पाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं किसी को मालूम नहीं है बाबू। कलम को पाने के लिए ये महापुरुष इतनी बड़ी मेहनत परिश्रम किए। आज उनकी बदौलत है कि हर इंसान के जेब में कलम है,
चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चाहे जिस विभाग में हो, हर जगह सीना से सीना तान के चल रहे हैं इन महापुरुष के। तो बाबा साहेब की कलम की उपमा तो कोई नहीं कर सकता बाबू दुनिया में, लेकिन बाबा साहेब की कलम कहाँ कहाँ चली थी मेरी कव्वाली में आप लोगों को मिलेगा। उम्मीद है पसंद आएगा। से आगे हमारे बाबूजी रमाकांत जो कि गौतम जी भैया आप लिए स्पेशली क्या रुपये दे रहे हैं। हाँ हाँ और इधर से गरीब भाई बुला रहे मेला मालिक आपको। हाँ साथियों गरीब भैया ये कलम की गीत बाबा साहेब को सुन करके पूरे कमेटी वालों की तरफ से हमारे लिए बहुत सारा पुरस्कार आशीर्वाद मिला। भैया को जय भीम नमो बुद्धाय पहुंचे। साथियों बाबा साहब की पहली कलम चली थी कलम को भीम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना साहब, महात्मा गांधी जिन्हें बापू कहते हैं लोग। इधर से आगे हमारे श्री चाचा जी नरेंद्र प्रसाद आजाद चाचा राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र बोले भैया। इधर से हमारे राजेंद्र प्रसाद श्री चाचा जी नेताजी चाचा की तरफ से क्या रुपया के लिए स्पेशल मान पुरस्कार दे रहे हैं धन्यवाद। साथियों बाबा साहब जब डिग्री ले रहे थे तो भारत के बहुत बड़े विद्वान थे। साथियों किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि भारत में कौन सी ऐसी शक्ति पैदा हो गई है। इतने बड़े बड़े विद्वान थे। अरे राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति प्रथम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना साहब थे, महात्मा गांधी भी थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी शक्ति पैदा धनी हो। भीम जी इंग्लैंड में चलाए थे, गांधी नेहरू राजेंद्र जिन्ना भी घबराए थे। भीम जी अरे कलम को खुद चलाए थे, अरे दिएगा फिर से मुझको बबलू भैया के माता जी ये 51 रुपए बाबा साहब के गीत दे रहे हैं पार्टी की तरफ से धन्यवाद। बाबा साहब की दूसरी कलम भारत की राजधानी दिल्ली में चलती है। साथियों जब संविधान लिखने की बात है बाबू वही कलम यहाँ जब दिल्ली में बहारे मानो भगवान के कानून को बचाए
से जो रहे नित्य दिन हमें पहाड़ा है साथियों। वही कलम यहाँ जब दिल्ली में दहाड़ा है, मानो भगवान के कानून को पछाड़ा है। लिया है तीर्थ सभी विप्र का अखाड़ा है, पढ़ाते जो रहे नित्य दिन हमें पहाड़ा है। अंग्रेज जब जाने लगा, हिंदुस्तान को आजाद करने की बात आई, तो अंग्रेज कहता है कि मैं तुम्हारे भारत को आजाद कर दूंगा, चला जाऊंगा अपने देश। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए कानून होना चाहिए, नियम होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। तुम्हारे पास कोई विद्वान है? इतना बड़ा संविधान रचने के लिए कोई विद्वान है? तो साथियों विद्वान तो बहुत थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इधर से आ गए हमारे माधव प्रसाद प्रतापगढ़ी।